हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और वो एक क्वेश्चन पेपर था, क्लास 9th का था और वो जुलाई 2026 में पेपर हुए, तिमाही परीक्षा का पेपर था। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो आप लोग 74 79 56 0 181 पे अपना विचार साझा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय दोनों करा चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय आज करा करके कंप्लीट करेंगे साइंस का पेपर। ठीक है, ये साइंस का पेपर है, 9th क्लास का है। तो प्रश्न संख्या 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो 21 से 28 तक है और 4 ही प्रश्न का उत्तर देना, लेकिन हम 21 से 28 तक आप लोग को बताएंगे। ठीक है, प्रश्न 21 है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसे सिद्ध करें। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसे सिद्ध करें। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रूव्ड इट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग हमेशा नियत रहता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब हुआ कि यदि मान के चलिए कि कोई एक वस्तु है और उसको रखा गया है, उस पर हम किसी प्रकार के एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो जब उस पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो वो जहाँ है वहीं पर है। ठीक है, अगर उसको पैर से मारेंगे या हाथ से धक्का देंगे तभी ना उसमें गति आएगा, तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि यदि संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग क्या हो जाएगा, हमेशा नियत रहेगा। ठीक है, यानी समान रहेगा, जिस अवस्था में वो इसी अवस्था में रहेगा। मान लेते हैं कि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान क्रमशः कितना है। अब यहाँ देखिए वस्तु लिया गया है, एक वस्तु का द्रव्यमान है m1 और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m2 है, तथा उसके प्रारंभिक वेग u1 और u2 है। ठीक है, तो प्रारंभिक कुल संवेग कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक कुल संवेग Pi इक्वल टू हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो टक्कर के बाद उनके वेग, तो टक्कर दे रहा है, देखिए जब टक्कर नहीं दिया गया तो ये इतना था, लेकिन टक्कर दिया गया तो टक्कर देने के बाद उनमें वेग u1 और u2 हो जाता है, तो अंतिम कुल वेग कितना हो जाएगा, Pf इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर समान एवं विपरीत बल लगाती है। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ कहता है कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु, देखिए यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर समान एवं विपरीत बल लगाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ यही कहता है, इसीलिए m1 इंटू u1 माइनस u1, ठीक है, इक्वल टू माइनस m2 इंटू u2 माइनस u2 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यवस्थित करने पर इसको जब सजाएंगे तो कैसे हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, तो यही है। ठीक है, अतः प्रारंभिक कुल संवेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कुल संवेग, प्रारंभिक कुल संवेग इक्वल टू कुल संवेग, इसी को प्रूफ करना था। इस प्रकार संवेग संरक्षण का नियम सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था इसी को। तो ये हुआ कितने, 21 नंबर का उत्तर। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, राइट और शॉर्ट नोट्स लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी को शॉर्ट नोट्स कहते हैं। तो राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा पदार्थ की एक विशेष अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है पदार्थ की एक विशेष अवस्था है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 5 होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वां होता है क्या, बोस आइस्टिट कंडेंसेट। ठीक है, तो ये पदार्थ के 5 अवस्था होता है, लेकिन प्रश्न में आप लोग को सीधे साफ दिया है कि पदार्थ की प्लाज्मा यानी चौथी अवस्था की बात कर रहा है। तो प्लाज्मा पदार्थ की एक विशेष अवस्था है। इसमें गैस को बहुत अधिक तापमान देने पर उसके परमाणु आयनित हो जाते हैं। जब गैस जो है ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा, 5वां अवस्था होता है बोस आइस्टिन कंडेंसेट होता है। तो कह रहा है कि इसमें गैस को बहुत अधिक तापमान पर
इसमें द्रव को नहीं लिया है, ठोस को नहीं लिया है, सिर्फ गैस को लिया है। ठीक है, तो गैस को बहुत अधिक तापमान देने पर उसके परमाणु आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं क्या मतलब? वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और धनावेशित आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें धनावेशित आयन जो भी है, परमाणु टूट रहा है तो वो प्लस में, पॉजिटिव में टूट रहा है, न कि निगेटिव में। ठीक है, धनावेशित आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं तो प्लाज्मा के, ठीक है, तो ये क्या होता है? प्लाज्मा की ये अवस्था होता है। अब देखेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना, तो प्लाज्मा के मुख्य गुण भी देख लेंगे। प्लाज्मा के मुख्य गुण कौन कौन सा है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन पाए जाते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव में पाया जाएगा, और धनात्मक यानी पॉजिटिव में पाया जाएगा। दूसरा है, यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। प्लाज्मा जो है विद्युत का अच्छा चालक होता है। यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। यह सामान्य गैस की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा जो है अधिक ऊर्जावान अवस्था होता है। सूर्य और अन्य तारों में मुख्य रूप से प्लाज्मा अवस्था का पदार्थ पाया जाता है। किसमें किसमें? सूर्य और तारा में प्लाज्मा की अवस्था पाया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य, तारा, बिजली की चमक तथा नियोन लैंप में प्लाज्मा पाया जाता है। अब पूछेगा प्रश्न, प्लाज्मा किस में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? सूर्य, तारा, बिजली की चमक, जो गर्जन के साथ बिजली की चमक आता है धरती पे, उसका, और नियोन लैंप में प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये रहा 22 नंबर का आंसर। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिशील कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, तो हम आप लोगों को ऐसा सॉल्व किया हुआ इसलिए दे रहे हैं कि अभी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जिस पर हम लिख करके बताएं। ठीक है, जब सिस्टम हो जाएगा लिखने वाला तो हम आप लोगों को लिख करके बताएंगे। तो अभी हमारे पास वो नहीं है, इसीलिए हम यहाँ सॉल्व करके पहले ही लगा दिए हैं। तो प्रश्न है कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिशील कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो एक्सीलरेशन ज्ञात करना है आप लोगों को। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, देखिए प्रश्न में ही दिया गया है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को क्या मानेंगे? u मानेंगे। कितना है प्रारंभिक वेग? तो देखिए प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से गतिशील कार, तो 20 किलोमीटर से चलना शुरू कर रहा है, तो जहाँ से शुरू किया तो वही हुआ प्रारंभिक वेग। तो क्या हुआ? u इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब यहाँ है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। प्रारंभिक वेग को u मानते हैं, हमेशा मानेंगे प्रारंभिक वेग को u मानेंगे, अंतिम वेग को v मानेंगे। तो अंतिम वेग है 60 किलोमीटर पर आवर, और समय दिया हुआ है, देखिए समय 60 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, समय है टाइम 6 सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है? तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए प्रारंभिक वेग है 20 और मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड में रहेगा और उसको किलोमीटर पर आवर में लाना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50/9 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। वैसे ही अंतिम वेग में भी करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 60 × 5/18, तो ये जाएगा 50/3। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग इंटू नहीं डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू अंतिम वेग है 50/3। देखिए यहाँ है ना, अंतिम वेग निकाले हैं यहाँ 50/3, और माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 50/9, और डिवाइडेड में कितना करना है समय को? तो 6 हो जाएगा, हुआ ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 50/27 आ जाएगा। तो इसका अप्रोक्स में आंसर आ रहा है कितना? एक्सीलरेशन इक्वल टू अप्रोक्स में आ रहा है 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कार के त्वरण ज्ञात करना था। देखिए प्रश्न में है यहाँ क्या? कार की चाल यानी त्वरण, कार की त्वरण ज्ञात करना है। तो कार के त्वरण कितना हो जाएगा? 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब 24 नंबर प्रश्न है
ठोस, द्रव और गैस के बीच 5 अंतर लिखें। ठोस, द्रव और गैस के बीच 5 अंतर लिखना है। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ठोस, ठोस जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, ठोस को सॉलिड कहते हैं। तो देखिए ठोस का क्या कर रहा है, ठोस का आकार और आयतन क्या है, दोनों निश्चित है। ठोस का आकार और आयतन क्या है, दोनों निश्चित है। लेकिन द्रव में क्या है, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जिसमें अगर द्रव है, जैसे पानी ही है, तो पानी को किसी बर्तन में रखेंगे तो वो बर्तन का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए आयतन निश्चित है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। उसको जहाँ जैसे जिसमें रखेंगे, बोतल में रखेंगे तो वो बोतल का रूप ले लेगा। ठीक है, थाली में रखेंगे तो थाली का रूप ले लेगा, ड्रम में रखेंगे तो ड्रम का रूप ले लेगा। इसीलिए द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं है, सिर्फ आयतन निश्चित है। जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है उसे द्रव कहते हैं। अब गैस क्या है, जिस पदार्थ का न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन होता है उसे गैस कहते हैं। तो देखिए ठोस में क्या है, आकार आयतन दोनों निश्चित है। द्रव्य में क्या है, आयतन निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। गैस में क्या है, गैस में न तो आकार निश्चित है न ही आयतन निश्चित है। गैस को खुला छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ तक जाएगा अपने मन से, कोई इसका गारंटी नहीं है। तो इसीलिए इसका न तो आयतन निश्चित है न आकार निश्चित है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पांचों में अंतर क्या कर रहे हैं प्रश्न कि पांचों में अंतर लिखना है। पांचों में नहीं, सॉरी, ठोस, द्रव, गैस के 5 अंतर लिखना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे। पहले आकार उठा रहे हैं तो आकार में क्या हो जाएगा, आकार में हो जाएगा, आकार में हो जाएगा जैसे ठोस, द्रव, गैस। इसको ऐसे लिखें, ऐसे सजा करके लिखने से अच्छा लगता है। ठीक है, एग्जामिनर जो भी है क्वेश्चन चेक सॉरी कॉपी चेक करने वाले तो उनको देखने में अच्छा लगता है और वो मार्क्स से फुल देना चाहते हैं। ठीक है, तो सजा के लिखने से ज़्यादा काफ़ी बेटर मार्क्स मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे आधार, आधार में लिखेंगे आकार, आयतन, ठोस, द्रव, गैस इधर लिखेंगे। अब लिखते चलेंगे। ठोस का क्या होता है, ठोस का आकार जो है निश्चित होता है। ठीक है, और द्रव का क्या होता है, द्रव का आकार जो है निश्चित आकार नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। और गैस का क्या होता है, न तो आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब यहाँ है आयतन। तो ठोस के आयतन निश्चित होता है, द्रव के निश्चित होता है और गैस के क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब ये है कणों के बीच दूरी। तो कणों के बीच दूरी क्या हो जाएगा, इसमें बहुत कम होता है, इसमें ठोस से अधिक होता है और इसमें क्या होता है, बहुत अधिक होता है। देखिए ये ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ ठोस में क्या होता है, बहुत कम होता है, द्रव में ठोस से अधिक और गैस में बहुत अधिक होता है। संपीड़ितता, संपीड़ितता यानी इसको दाब करके रखा जाता है। जैसे एलपीजी गैस है तो उसको सिलेंडर में भरने के लिए उसको दबाव देना पड़ता है तभी वो सिलेंडर में जाता है। ठीक है, तो संपीड़ितता तो ठोस के क्या होता है, बहुत कम होता है, द्रव के बहुत कम होता है और गैस के बहुत अधिक होता है। कणों की गति क्या होता है, तो ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में ठोस से अधिक होता है और गैस में बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये हुआ 5 अंतर तीनों में। अब यहाँ थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेंगे। ठोस में कण सबसे अधिक पास पास होता है। ठीक है, द्रव में कुछ दूर तथा गैस में बहुत दूर होता है। ठीक है, इस चीज़ को लिखना भी जरूरी होता है। अब 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाएं। ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन इन डिटेल। उत्तर हो जाएगा वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव की सतह से कुछ कण गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वाष्पन एक प्रक्रिया है। वाष्पन क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें द्रव की सतह से कुछ कण गैस की अवस्था में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि पानी है, तो पानी क्या है, पानी द्रव अवस्था में है। पानी जो है द्रव अवस्था में जब उसका वाष्पन होता है तो छोटा छोटा कण बन जाता है। कण बनता है तो क्या हुआ, एक गैस का ही रूप ले लिया ना, ठोस का ही रूप ले लिया और क्या हुआ, उसका अवस्था परिवर्तित हो गया। वाष्पन को निम्न कारक द्वारा प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा कारक है, यह है तापमान। तो तापमान क्या है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान जितना होगा वाष्पन का दर उतना ही होगा। कहने का मतलब हुआ कि पानी है तो पानी जितना गर्मी होगा पानी उतना तेजी से उड़ेगा। तो उड़ेगा यानी पानी उड़ रहा है, यानी वाष्प बनकर उसका क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है। उदाहरण के लिए गर्म पानी जल्दी सूखता है। दूसरा है सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल भी डिपेंड करता है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन तेज होता है। ठीक है,
जैसे कहने का मतलब हुआ सतह के क्षेत्रफल कैसे डिपेंड करेगा। मान के चलिए कि पानी का ही ले रहे हैं और उसको प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो एक थाली लीजिए और एक गिलास लीजिए, तो थाली में का पानी जल्दी उड़ जाएगा, गिलास में का पानी नहीं उड़ेगा, बहुत देर से उड़ेगा। तो ये बात हुआ कि सतह का क्षेत्रफल, थाली के क्षेत्रफल जो है ज़्यादा है और गिलास के क्षेत्रफल क्या है, कम है। ठीक है, उदाहरण के लिए कपड़े फैलाकर सुखाने पर वे जल्दी सूख जाते हैं। अब यहाँ कपड़ा के एग्जांपल लिया गया, तो कपड़ा फैला दे रहे हैं तो जल्दी सूख जा रहा है, लेकिन कपड़ा को बटोर के रखेंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। ठीक है, तीसरा है हवा की गति। तो हवा की गति भी डिपेंड करता है, हवा की गति बढ़ने पर वाष्पन तेज हो जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, बहुत तेज हवा है, आप लोग देखते होंगे कि जब गर्मी के दिन में लू चलता है तो कपड़ा ऐसे भी रख दो तो वो सूख जाता है, लेकिन ठंडा के दिन में नहीं सूखता है। ठीक है, तो वहाँ हवा का प्रभाव पड़ा ना। चौथा है वायु में आर्द्रता। वायु में आर्द्रता कहने का मतलब कि वायु में जो है वो गर्मी है कि वायु में ठंडा है। ठीक है, वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। शुष्क वातावरण में वाष्पन की दर क्या होती है, अधिक होता है। ठीक है, पांचवा है द्रव की प्रकृति। तो द्रव की प्रकृति यानी जिन द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है उनका वाष्पन अधिक तेजी से होता है। तो जिन द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, ठीक है, यानी एक दूसरे से जुड़ाव कम होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वाष्पन अधिक तेजी से होता है। वाष्पन से शीतलता उत्पन्न होती है। वाष्पन से क्या होती है, यानी ठंडाई महसूस होती है। तो वाष्पन से शीतलता उत्पन्न होती है क्योंकि अधिक ऊर्जा वाले कण द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। तो ये रहा 25 नंबर के आंसर। 26 नंबर देखेंगे प्रश्न, गैसों के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें। गैसों के विशिष्ट गुण कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। गैस के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है, नंबर 1 है गैसों का निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। देखिए आंसर है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम यही आंसर रटेंगे चाहे किताब से छापेंगे, नहीं। आंसर किसी भी रूप में हो सकता है, बस लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगा, लिखने का थोड़ा सा तरीका में अंतर आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ है कि गैसों का निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है, अब इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन जब कोई और लिखेगा तो लिखेगा गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, या लिखेगा गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। तो लिखने का तरीका अपना अपना है, लेकिन आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, घुमा फिरा करके आंसर वहीं पे आना चाहिए। दूसरा है गैस से उपलब्ध स्थान को पूरी तरह भर देती है। तो गैस क्या है, गैस जो है उपलब्ध स्थान को पूरी तरह भर देती है। गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यानी दबाव दे करके किसी चीज़ में भरा जा सकता है, रखा जा सकता है। ठीक है, गैसों का घनत्व सामान्यतः ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होता है। इसका घनत्व जो है ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या है, कम है। गैस के कण बहुत तेजी से और अनियमित गति करते हैं। आप लोग देखते होंगे घर में एलपीजी जो गैस होता है, एलपीजी जो गैस है सिलेंडर में, उसको थोड़ा सा वो लीकेज होता है तो पूरा घर में फैल जाता है। तो वही बात कर रहा है कि गैस के कण बहुत तेजी से और अनियमित गति करते हैं। गैस के कणों के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है। ठीक है, गैस के कण के बीच जो है बहुत खाली स्थान होता है। गैस सभी दिशाओं में दबाव डालती है। गैसों का प्रसार बहुत तेज होता है। ठीक है, एलपीजी गैस जो थोड़ा सा भी लीकेज होता है पूरा घर में बहुत तेजी से फैल जाता है, तो प्रसार यानी फैलना। गैस एक दूसरे में आसानी से मिश्रित हो जाता है। गैस जो है वो उसको एक गैस से दूसरे गैस में उसको आसानी से मिश्रित किया जा सकता है, यानी मिलाया जा सकता है। ये हुआ 26 का आंसर। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, केंद्रक का क्या कार्य है, चित्र सहित इसकी संरचना का वर्णन करें। तो अब देखिए चित्र पूछ रहा है केंद्रक का, तो केंद्रक का फिगर बनाएंगे, इसके बारे में पहले लिखेंगे केंद्रक का क्या कार्य है। तो केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका का एक प्रमुख अंग है। केंद्रक क्या है, तो केंद्रक जो है कोशिका का एक प्रमुख अंग है, इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। संरचना क्या होना चाहिए, केंद्रक के चारों ओर केंद्रीय झिल्ली होती है। केंद्रक के चारों ओर क्या होती है, केंद्रीय झिल्ली होती है। इसके अंदर केंद्रीय द्रव्य
न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन तथा केंद्रिका यानी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है यह कोशिका की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नंबर 2 है इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। नंबर 3 है यह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायक है। ठीक है। 4 है यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 5 है यह कोशिका की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। और यह है किसका? केंद्रक का चित्र। ठीक है, यह है केंद्रक झिल्ली का चित्र। तो अब 28 नंबर प्रश्न समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन करें। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन करना है तो लिखेंगे इसका उत्तर। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का ही एक कोशिकांग है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ भोजन के ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। संरचना क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर 2 झिल्लियां होती हैं। नंबर 1 बाहरी झिल्ली चिकनी होती है। नंबर 2 आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर क्रिस्टिक बनाती है। नंबर 3 दोनों झिल्लियों के बीच अंतर झिल्ली स्थान होता है। नंबर 4 आंतरिक भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 5 मैट्रिक्स में कुछ डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका कार्य पूछ रहा है ना, कार्य देखेंगे। कोशिकीय श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण करता है। नंबर 2 है ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है। एटीपी कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होने के कारण यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। ठीक है, और इसका फिगर पूछ रहा है ना, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। फिगर नहीं पूछा है लेकिन हम अपना फिगर एक बना देंगे अच्छा लगने के लिए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा लिखे हैं, याद रखने योग्य बात क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का निर्माण करता है, यानी एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, तो ये रहा टोटल क्वेश्चन 28 तक करवा दिए। इक्कीस से 28 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आशा है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा और क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।